सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या है? तो नेगेटिव वेक्टर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट में आता है, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर आपको जो है सीसीएस में पढ़ना है। जैसे कुछ ना कहा जाए, पोजीशन वेक्टर पूछा जाए कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, तो आपको जो अपना आंसर देना है वो सीसीएस में देना है। और सीसीएस में जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और जहां उनको खत्म होना होगा वहां पे खत्म होंगे। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है वो आपके पोजीशन वेक्टर हैं। और इनका जो सिंबल होता है वो आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे ये हो गया R1, ये R2, दिस वन इज R3 और ये R4। और अगर ये ओरिजिन की बात हो रही है तो ये अंडरस्टूड है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो रहेगा ही रहेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यूनिट वेक्टर डिफाइंड हो चुका है, सिंबल पर कैप लगता है, सिंबल पर कैप लगा के लिखते हैं, तो बिल्कुल वीआईपी हैं ये। बाकी के जो वेक्टर्स हैं वो सिंबल पे क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। लेकिन जो यूनिट वेक्टर है वो सिंबल के ऊपर कैप लगाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात लास्ट क्लास में पता चली थी कि यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, ये और कुछ नहीं बता पाते, केवल डायरेक्शन बताते हैं। तो जहाँ डायरेक्शन होती है वहाँ पर ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सल लेवल पे डायरेक्शंस हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस यानी कि ईस्ट, तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप है। वाई एक्सिस मीन्स नॉर्थ, तो वहाँ का जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है। और अपवर्ड, ऊपर जहाँ पर हमारा आसमान है, स्काई है, तो वो वहाँ के लिए के कैप। और जो इनके एंटी होते हैं, जैसे ईस्ट का एंटी कौन होता है? वेस्ट, तो उसके लिए माइनस आई कैप। और नॉर्थ का एंटी कौन होता है? साउथ। एंटी मतलब नेगेटिव, तो उसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। और ऊपर का एंटी क्या होता है? नीचे, तो उसके लिए माइनस के कैप। और नेगेटिव वेक्टर गिवन वेक्टर से आएगा। नेगेटिव वेक्टर अगर आपके पास गिवन वेक्टर होगा तो गिवन वेक्टर से ही ये नेगेटिव वेक्टर आएगा। और डेफिनेशन आपको पता ही है कि नेगेटिव वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड के मामले में गिवन वेक्टर के जैसा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन के मामले में जस्ट कैसा होगा? अपोजिट होगा। जैसे एक छोटी सी सिंपल सी प्रॉब्लम आप देखिए। जैसे कहा जाए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 7 यूनिट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स नेगेटिव वेक्टर, जो वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कि वो -7 यूनिट होगा। सेकेंड ऑप्शन है वो 7 यूनिट होगा। थर्ड ऑप्शन है वो 7 यूनिट से कम होगा। और लास्ट ऑप्शन है कि वो 7 यूनिट से ज़्यादा होगा। तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन कहती है कि नेगेटिव वेक्टर गिवन वेक्टर में गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के जैसा ही होगा। तो बताइए आप लोग क्या आंसर होना चाहिए? सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए और ए होना चाहिए। तो ए आप बता रहे हैं, सही आंसर है सेकेंड, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होते हैं ना वो कभी नेगेटिव नहीं होते, कभी नेगेटिव नहीं होते। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होते। अब अगर आप लॉजिक दो कि सर हमने तो पढ़ा है माइनस का 20 कूलाम चार्ज, तो चार्ज में तो यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, तो भैया जी ये नेगेटिव कुछ और बताता है। आगे पढ़ोगे वैसे पता भी होगा कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो 20 कूलाम है, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 20 कूलाम है। नेगेटिव का मतलब कुछ और है, और अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं, नेगेटिव केवल ये बता रहा है यहाँ पर कि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से आया है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
जैसे किसी ने पावर लेंस पहना हुआ है, उसकी पावर जो है माइनस का 2.5 डायोप्टर है, तो पावर तो 2.5 डायोप्टर है, नेगेटिव केवल क्या बता रहा है कि नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग। तो अगर तुम्हें कभी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में नेगेटिव मिला है तो उस नेगेटिव का मतलब कुछ और है। जैसे नेगेटिव वेक्टर आपने देखा था, जैसे एक वेक्टर आपका P है तो उसी के साथी पे नेगेटिव लगा दिया, तो ये नेगेटिव केवल क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मैंने यहां पर पूछा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आंसर है 7 होगा, ठीक है ना। और अगर आप ये लॉजिक दें कि हमने नेगेटिव साइन के साथ फोर्सेस पढ़े हुए हैं, हमने नेगेटिव साइन के साथ में टॉर्क पढ़ा हुआ है, बल आघूर्ण, हमने नेगेटिव साइन के साथ में चार्ज को पढ़ा हुआ है, हमने नेगेटिव साइन के साथ में लेंस की पावर को पढ़ा हुआ है, हमने नेगेटिव साइन के साथ में मिरर की पावर को पढ़ा हुआ है, तो हर जगह उन साइन का, नेगेटिव का एक अपना मीनिंग है, उसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। और एक बढ़िया एग्जाम्पल, आपको तगड़ा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ध्यान देना, मेरे पास में एक लेंस है, उसकी पावर है प्लस का 3 डायोप्टर, आपके पास में एक और लेंस है, उसकी पावर है माइनस का 3 डायोप्टर, 3 डायोप्टर माइनस का है। बोले कौन सा बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, दोनों बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अच्छा, अगर निगेटिव का मतलब होता है तो फिर यहाँ पे बड़ा छोटा होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है। अगर मैथमेटिक्स में एक नंबर +3 लिखा हो, दूसरा नंबर -3 लिखा हो, तो +3 क्या है, बड़ा है, तो वहां पर निगेटिव का कुछ मैग्नीट्यूड के साथ रोल है। लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए कौन सा लेंस बड़ा है पावर में, तो आंसर है कि ये जो है दोनों बराबर है। ये जो नेगेटिव है वो ये बता रहा है कि वो जो लेंस है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, और ये जो है वो बता रहा है कि लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर का है। क्लियर है ये बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप आज की क्लास में नोट कर लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें गलती की आपने। वो है कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समेशन, यानी कि जोड़ना, समेशन। आप इसको एडिशन भी कह सकते हो, एडिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को जोड़ना है और वेक्टर के अपने ही रूल और रेगुलेशंस हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में आपको जो है कितने मेथड मिलते हैं। पहला मेथड जो है वो सिंबल मेथड है, सिंबॉलिक मेथड है, सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड को आप एल्जेब्रिकल मेथड भी कह सकते हो, एल्जेब्रिकल मेथड फॉर वेक्टर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का एल्जेब्रिकल मेथड, वेक्टर्स कॉम्बिनेशन। क्या करते हैं इसमें? इसमें हम जो वेक्टर के एल्जेब्रिकल सिंबल होते हैं उनके बीच में प्लस लगा देते हैं बस। जैसे एक वेक्टर है, सिंबल में ए है, दूसरा वेक्टर है, सिंबल में बी है, तीसरा वेक्टर है, सिंबल में सी है, नेक्स्ट वेक्टर है, सिंबल में डी है, एक वेक्टर है, सिंबल में ई है। ये सारे के सारे वेक्टर हमको एल्जेब्रिकल स्टाइल में दिए गए। तो समवन सेज कि इनको जोड़ दो, इनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो हमने क्या किया, जो वेक्टर के सिंबल हैं उनके बीच में प्लस लगा दिया, ड्यूटी कंप्लीट हो गई, ड्यूटी कंप्लीट। ये जोड़ दिया मैंने वेक्टर। तो बड़ा ही ऑर्डिनरी और सिंपल सा मेथड है, ये नाम से ही क्लियर है, एल्जेब्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर कॉम्बिनेशंस। मतलब यहां पर जो वेक्टर दिए जाएंगे वो किस स्टाइल में दिए जाएंगे, एल्जेब्रा स्टाइल में दिए जाएंगे। एल्जेब्रा स्टाइल आपको पता ही है, तो यहां लिख दिया जाएगी इन दिस मेथड, इन दिस मेथड वी यूज प्लस वाला साइन, पॉजिटिव साइन among given vectors in algebraical form,
एलजेब्रिकल फॉर्म। अगर हमारे पास वेक्टर्स एलजेब्रिकल फॉर्म में हैं तो हम वहां पर उनके बीच में प्लस साइन लगाएंगे, ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। एंड एवरीवन नोज कि अगर कॉम्बिनेशन हुआ है तो क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। भाई लेंथ का कॉम्बिनेशन हुआ है तो रिजल्टेंट लेंथ आएगा, टाइम का कॉम्बिनेशन है तो रिजल्टेंट टाइम आएगा, पैसों का कॉम्बिनेशन है तो रिजल्टेंट पैसे आएंगे। तो कॉम्बिनेशन से हमेशा रिजल्टेंट आता है। यहां पर आपने कॉम्बिनेशन किसका किया है, वेक्टर्स का, तो यहां पर कौन आएगा, रिजल्टेंट। जोर से बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर पैदा होगा जिसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये छोटा सा मेथड है, इसमें हमें लगता है कोई तकलीफ नहीं होगी और नाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वेक्टर एल्जेब्रिकल स्टाइल में दोगे तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी किस में होगा, एल्जेब्रिकल स्टाइल में। नोट दिस। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मेथड का नाम आपको पता ही है। जब वेक्टर एल्जेब्रा स्टाइल में दिए गए तो कॉम्बिनेशन का कौन सा मेथड आया, एल्जेब्रा वाला मेथड, एल्जेब्रिकल मेथड, या फिर आप उसको सिंबॉलिक मेथड भी कहते हो, क्योंकि एल्जेब्रिकल मेथड में आप वेक्टर को सिंबल से ही तो बनाते हो। और दूसरा तरीका क्या था वेक्टर को दिखाने का, ज्योमेट्री वाला मेथड। तो कॉम्बिनेशन का जो दूसरा मेथड है दैट इज ज्योमेट्रिकल मेथड, और कॉम्बिनेशन का ये जो मेथड है उसका नाम ही है ज्योमेट्रिकल मेथड। इसका मतलब वेक्टर्स कैसे गिवन होंगे, ज्योमेट्री स्टाइल में दिए जाएंगे। तो सेकेंड जो मेथड है दैट इज ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर्स कॉम्बिनेशन, ऑफ वेक्टर्स कॉम्बिनेशन। वेक्टर्स कॉम्बिनेशन। तो वेक्टर ज्योमेट्री में दिए गए, एक वेक्टर ये दिया गया, इसका नाम है ए। एक वेक्टर ये दिया है, इसका नाम है बी। एक वेक्टर ये दिया गया है, इसका नाम है सी। ज्योमेट्री में भी दिया जा रहा है और थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए हम उन ज्योमेट्रीज को सिंबल में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तीन वेक्टर दिए हैं, 3 हो या 30 हो डजंट मैटर। तो ज्योमेट्रिकल मेथड और वेक्टर कॉम्बिनेशन में पहला जो मेथड है दैट इज हेड टेल कॉम्बिनेशन, हेड टेल कॉम्बिनेशन। जहां से वेक्टर शुरू करता है वो उसकी टेल होती है, जहां से वेक्टर शुरू होता है वो उसकी टेल होती है, और जहां वेक्टर खत्म होता है वो उसकी हेड होती है। जहां से वेक्टर शुरू होता है वो उसकी टेल होती है, उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, और जहां वेक्टर खत्म होता है वो उसकी हेड होती है, उसको हम लोग फाइनल पॉइंट भी कहते हैं, फाइनल पॉइंट। इसी तरीके से ये आपका टेल हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ, और हेड जो है वो जो एरो लगा हुआ है वो हेड है आपका। तो पहला वाला मेथड है हेड टेल कॉम्बिनेशन। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसमें कुछ लिख दूंगा, अदरवाइज नाम ही काफ़ी है। नाम से ही पता चल रहा है कि इस वाले तरीके में एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मिलेगी, तो लिखने की ज़रूरत तो नहीं है भाई, एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल मिला दो। तो चलिए ज़रा ये काम करके देखते हैं। तो मैंने हेड टेल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले ए को उठाया, उसके बाद हमने बी को उठाया, आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, उसके बाद हमने सी को उठाया। तो सबसे पहले ए उठाया। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि जब वेक्टर अपनी जगह बदलता है तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही डायरेक्शन। तो बहुत अटेंशन के साथ वेक्टर ए को पिक करना है। तो ये हमने वेक्टर ए पिक किया और यहां पर उसको रख दिया, तो ये वेक्टर ए पिक हो गया। जब हम किसी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो ना तो उसकी डायरेक्शन बदलनी चाहिए और ना ही मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए। ये वेक्टर ए हो गया।
इसके बाद हमें वेक्टर बी को लेना है, तो बी को पिक किया और इस बात का ध्यान रखा कि एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मिल जाए। ये वेक्टर बी हो गया। ये कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि पहले ए लेना फिर बी। उसके बाद में आखिरी में हमने वेक्टर सी को पिक किया, तो वेक्टर सी, एंड यू कैन सी कि इस पूरे सिस्टम में एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में क्या है, मिली है। एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, हेड टेल कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो है कॉम्बिनेशन है वो टेल टेल कॉम्बिनेशन है, टेल टेल कॉम्बिनेशन। इसमें भी नाम से ही क्लियर है, आप कहेंगे तो लिख देंगे। टेल टेल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, वेक्टर्स की टेल और टेल आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो यहां पर चलिए स्पेस बनता है तो ये करके भी दिखाते हैं। गो फॉर टेल टेल कॉम्बिनेशन में आपको जो है बस जो लिखा है उसका ध्यान रखना है, टेल और टेल मिलाना है। करके देखते हैं टेल टेल कॉम्बिनेशन में। तो पहले हमने वेक्टर ए को पिक कर लिया, किसी को भी पिक कर लो, कोई बाउंडेशन नहीं, ये मैंने वेक्टर ए को पिक कर लिया। इसके बाद में हमने वेक्टर बी को पिक कर लिया, ये वेक्टर हमारा बी पिक हो गया, टेल और टेल मिल रही है। और लास्ट में हमने वेक्टर सी को पिक कर लिया। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको तुम्हें घर पे करना चाहिए। अपनी तरफ से प्लेन पेपर में कुछ वेक्टर बनाओ ज्योमेट्रिकली, और फिर जो तुम्हें सीक्वेंस चाहिए उसकी अपना, बट कीप इन माइंड कि अगर ये काम एग्जाम में आपको करना होगा तो क्वेश्चन पेपर में वेक्टर दिया जाएगा ज्योमेट्रिकल वे में, फोटोज की बनी होगी, और उसको तुम्हें वहां से माइंडली दिमाग से उसको क्या करना, पिक करना है और कहां पहुंचाना है, अपनी आंसर स्क्रिप्ट पर। तो इस बात का ध्यान रखना, ना तो डायरेक्शन बदले ना ही मैग्नीट्यूड, इस बात का ध्यान रखना। ये हो गया टेल टेल कॉम्बिनेशन। ये देखिए आप ये काम करते समय कोई भी सीक्वेंस फॉलो करिए। जैसे यहां पर हमने अभी ए लिया था, बी लिया था, सी लिया था। अब हम क्या करते हैं, बताओ भाई शिवम क्या ले लें, कौन सा सीक्वेंस लेना। तो शिवम कह रहे हैं कि अब कॉम्बिनेशन बनाइए ए का, सी का और बी का। ठीक है भाई, ए सी बी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ए लिया, ये लिया सबसे पहले ए ले लिया। अब लेंथ में ए जो है वह जितना है उतना ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, लेंथ में भी मेजरमेंट हो गया। तो ये ए ले लिया। हेड टेल कॉम्बिनेशन में अब इसके बाद इन्होंने कहा सी को ले लीजिए, तो भाई सी को लेना है। तो लकली भी है वे कलरफुल पेन, तो आप फोकस कर पाओगे। ये हमने लिया सी को, सी वाला ए के साथ में कॉन्साइड हो जाएगा, बट आपको वो नजर आए। ये हमने ले लिया सी को। ए वाले को मैंने ब्लैक से दिखाया था, तो एक बार थोड़ा सा ब्लैक को भी हाईलाइट कर लेते हैं। ये ए था। अब ये भी देख लेते हैं कि सी वाले वेक्टर की जो लेंथ हमने ली है कम ज्यादा तो नहीं हो गई है। देखते हैं, ये हमारा सी वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर यानी ये यहां तक जाएगा। ठीक है, सी वेक्टर जहां तक जाना चाहिए वहां तक जाएगा। तो ये बनाया मैंने सी वेक्टर, ये लीजिए सी वेक्टर। और उसका बिल्कुल ध्यान रखा है कि एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में क्या हो रही है, मिल रही है।
हो गया। अब इसके बाद में आपने कहा कि बी वेक्टर ले लो, तो ये रहा बी वेक्टर। हो गया तुम्हारे अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हेड टेल कॉम्बिनेशन या टेल टेल कॉम्बिनेशन अगर आपने नोटिस किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बता दें। हेड टेल कॉम्बिनेशन और टेल टेल कॉम्बिनेशन ये आपके होमवर्क का बहुत ज़्यादा मैटर है इसमें। वैसे तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी है, फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के लिए आप कुछ वेक्टर्स अपनी तरफ से बनाइए और मन हो तो हेड टेल करिए, मन हो तो टेल टेल करिए। अब अगर बीइंग ए टीचर अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, देखते हैं क्या जवाब देंगे। क्वेश्चन कंसेप्चुअल स्टाइल है तो स्टार पॉइंट में ले लेते हैं। क्वेश्चन यहां पर ये है, फॉर हेड टेल कॉम्बिनेशन या फिर टेल टेल कॉम्बिनेशन, given vectors should be combination, number of given vectors should be, number of given vector should be। पहला ऑप्शन है कम से कम दो तो होने चाहिए, एट लीस्ट टू वेक्टर्स, एट लीस्ट कम से कम। दूसरा है ज्यादा से ज्यादा दो वेक्टर से ज्यादा होने चाहिए, तो मोर देन टू वेक्टर्स। कह रहा है कि इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए वेक्टर्स की जो संख्या है वो दो वेक्टर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है नो बाउंडेशन, बट कम से कम दो होने चाहिए, एट लीस्ट शुड बी टू, शुड बी टू। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि दो वेक्टर से ज्यादा हो, 2000 हो तब भी ओके है कॉम्बिनेशन और 200 हो तब भी ओके है। हाँ, लेकिन ये बात पक्की है कि कॉम्बिनेशन करने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए, दो तो होने ही चाहिए। एंड द लास्ट ऑप्शन है नो बाउंडेशन। तो किस पे टिक लगाओगे? सी पे टिक लगाएंगे। देखिए, नो बाउंडेशन पे टिक लगा दिया तो अगर एक वेक्टर है तब कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा। तो चाहे आपको टेल और टेल कॉम्बिनेशन करना हो या फिर हेड एंड टेल कॉम्बिनेशन करना हो, रूल ये कहता है कि कम से कम दो वेक्टर हो, उसके बाद फिर कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन भी क्लियर है? चलिए नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और एक बढ़िया क्वेश्चन आपको करके अब दिखाते हैं, बताते हैं, बट उसके लिए हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक वेक्टर और है, बहुत सारे हैं तो उसमें से एक वेक्टर और है जिसका नाम है जेडीआरओ। जेडीआरओ जीरो वेक्टर। तो ये जीरो वेक्टर क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। तो दिस वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और ये कोई गलत बात नहीं है। फोर्स वेक्टर जीरो मैग्नीट्यूड का हो सकता है, जैसे अभी कल वाली क्लास में बात हो रही थी कि हर एक वेक्टर वन मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है।
तो यूनिट वेक्टर्स भी उनके पास अटैच होते हैं। तो अगर कोई वेक्टर कह रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड 0 है तो वो कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम उसको क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर का जो सिंबल है वो ये होता है, ये सिंबल होता है इसका। ठीक, क्या जीरो वेक्टर का पिक्चर बन सकता है? क्या जीरो वेक्टर का पिक्चर बन सकता है? बताइए, कैन वी रिप्रेजेंट जीरो वेक्टर ज्योमेट्रिकली? बोलो, क्या जीरो वेक्टर की फोटो बना सकते हो? बोलो जल्दी बताओ, हाँ या ना? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि फोटो बनाने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मेथड में जो एरो की लंबाई होती है वो मैग्नीट्यूड होती है। तो जवाब है नहीं बना सकते, नो, क्योंकि इन ज्योमेट्रिकल मेथड जो एरो की लेंथ होती है, जो तीर की लंबाई होती है, उसका नाम है मैग्नीट्यूड। एरो लेंथ इज इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और जब एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है तो यहां तो मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो एरो लेंथ होगी ही नहीं, और बिना एरो लेंथ के वेक्टर ज्योमेट्रिकली बना पाना असंभव है। नेक्स्ट है यहां पर कि अगर हम जीरो वेक्टर को ज्योमेट्रिकली दिखा नहीं सकते तो फिर हम जीरो वेक्टर को किसी अदर वेक्टर के साथ ज्योमेट्रिकली कंबाइंड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन का जो हेड टेल कॉम्बिनेशन है और टेल टेल कॉम्बिनेशन है ज्योमेट्रिकल मेथड में, तो वहां पर जो है वेक्टर की फोटो होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि टेल टेल कॉम्बिनेशन या हेड टेल कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के साथ दिखाना पॉसिबल नहीं है। भाई अगर मैं ये कहूं कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर 0 है, क्वेश्चन से आप शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इनको ज्योमेट्रिकली, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर 0 है, ए वेक्टर की फोटो ये है और 0 वेक्टर की फोटो होती ही नहीं है, फोटो NA मतलब नॉट अवेलेबल। तो कैन वी रिप्रेजेंट हेड टेल कॉम्बिनेशन या फिर टेल टेल कॉम्बिनेशन? क्या मैं इनका हेड टेल या टेल टेल कॉम्बिनेशन दिखा सकता हूं? आंसर आया नो। समस्या हो गई है, रीजन आपको पता ही है कि क्या आंसर, क्यों ऐसा। लेकिन हम लोग इसका सिंबॉलिक वे दिखा सकते हैं। सिंबॉलिक वे ये देखो, a+0, ये सिंबॉलिक वे, ठीक है। तो यहां पर हम वही लिखने वाले हैं कि किसी वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ अगर कॉम्बिनेशन दिखाना है ज्योमेट्रिकली तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वो एल्जेब्रिकली दिखाना है तो वो पॉसिबल है। तो समेशन of zero vector with another vector cannot represent geometrically। फोटो बना करके तो आप नहीं दिखा पाएंगे, बट कैन रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली। ठीक है। तो देखो यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन आया,
अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a, देन वेक्टर b हैज पहला नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, दूसरा जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, जीरो है, यही सही होगा। तीसरा ऑप्शन भी बना सकते हैं कि वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b हैज 10 मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 10 होगा, और लास्ट मान लेते हैं 5 मैग्नीट्यूड होगा। तो यार अगर ये चमत्कार हुआ है कि किसी वेक्टर में कोई वेक्टर ऐड हुआ है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब है वो कौन सा वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा। गो फॉर दिस। ये बताना है कि स्केलर वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें डिफरेंस क्या है। स्केलर वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ बताएं, मतलब अगर कुछ बता सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। एक आंसर आ रहा है कि स्केलर वैल्यू में यूनिट होता है, स्केलर वैल्यू में यूनिट होता है, इसको इंग्लिश में लिखे तो स्केलर वैल्यू हैज यूनिट, और न्यूमेरिकल वैल्यू में यूनिट नहीं होता है। तभी तो मैं कहता हूं कि ये बैच कुछ ना कुछ करेगा जरूर। हैज नो यूनिट, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया से वो। और अगर यहाँ कुछ लोगों को नहीं पता है तो अब तो पता हो गया, सिर्फ हमने बता दिया। तो स्केलर वैल्यू में हमेशा यूनिट होता है और जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू में यूनिट नहीं होता। क्या होगा अगर हम किसी वेक्टर को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। देखो ये एक वेक्टर है, मैंने इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 1। वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं है, 1 से छोटी है चलेगा, 1 से बड़ी है चलेगा, 1 नहीं है। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर किसी वेक्टर को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए, व्हेन वी मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 1 विद वेक्टर, तो सोच के देखो कि आपके पास में वेलोसिटी वेक्टर है, उसमें तुमने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो रहेगा तो वेलोसिटी ना, लेकिन अब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यही होने वाला, यही लिखना है। तो हमको सेम नेचर वेक्टर मिलेगा, सेम नेचर वेक्टर मिलेगा, सेम नेचर वेक्टर फॉर्म, बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। तो इफ वी मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि 1 के इक्वल नहीं है विद वेक्टर, देन सेम नेचर वेक्टर फॉर्म, सेम नेचर वेक्टर फॉर्म विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड। एक एग्जाम्पल भी लेते हैं यहां पर। जैसे हमारे पास में एक फोर्स वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 10 था, तो मैंने इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना 5 है। तो ये अभी भी फोर्स वेक्टर ही है ना, तो नेचर तो सेम है। मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 2, तो ये बात आई थिंक समझ में आ रही होगी कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा लेकिन नेचर कैसा होगा, सेम होगा। कि फोर्स वेक्टर है तो वो फोर्स वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। और क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि इसी तरीके से अगर हम किसी वेक्टर में स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें,
स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू में यूनिट होता है, जैसे कि 4 किलोग्राम स्केलर वैल्यू है, क्योंकि किलोग्राम क्या है, यूनिट है। 4 मीटर ये स्केलर वैल्यू, क्योंकि यूनिट है। तो क्या होगा अगर हम किसी वेक्टर में स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, यहां पर जो है हमको क्या मिल रहा था, इफ वी मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल वैल्यू विद गिवन वेक्टर देन सेम नेचर वेक्टर फॉर्म विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, और यहां पर क्या होगा, यहां पर हमको मिलेगा डिफरेंट नेचर वेक्टर फॉर्म विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये जो स्केलर वैल्यू है ये भी 1 के इक्वल नहीं है, ये होगा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर है, अगर हम इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दें, मास एक स्केलर वैल्यू है, तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है जिसका नाम क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम, तो नए वेक्टर का नाम क्या हो गया, मोमेंटम। पुराना वेक्टर क्या था, वेलोसिटी। हाँ, डायरेक्शन लेकिन क्या होती है, सेम। कि अगर कोई ये भी पूछे कि भाई जो नया वेक्टर मिला, डिफरेंट नेचर का जो वेक्टर मिला, उसका जो डायरेक्शन होगा वो गिवन वेक्टर के जैसा ही होगा, तो आंसर है हाँ, डायरेक्शन कैसा होगा, सेम। डायरेक्शन वाली बात लिखा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, सॉरी बता रहे हैं, लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। चलो कर लो इसको नोट, मिलते हैं अगली क्लास में।